क्या आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की एजिम निकालने वाली फ़ोटो इतना फेमस क्यों है? और आपने अक्सर सवाल करते हुए सुना होगा कि इस दुनिया में पहले मुर्गी आई थी फिर अंडा। और क्या आपको पता है कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन 6 GB रैम होने के बाद भी हैंग करने लगते हैं, पर एप्पल के फ़ोन 2 GB रैम होने के बाद भी हैंग नहीं करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उसके ब्रेन की 200 टुकड़े कर दिए गए थे। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में ऐसे ही बहुत सारी अमेजिंग फैक्ट्स आने वाले हैं, तो बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन के क्यों बने होते हैं? आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन यह जरूर जानते होंगे कि बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है। लेकिन यह फिलामेंट टंगस्टन के ही क्यों बनाए जाते हैं, किसी और मेटल से क्यों नहीं बनाए जाते? नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि फिलामेंट होता क्या है। दरअसल बल्ब के अंदर जो भाग जलता है और बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद उजाला देता है, उसे ही फिलामेंट कहते हैं। और आज के समय में जिन आधुनिक बल्बों का इस्तेमाल किया जाता है उनके फिलामेंट टंगस्टन के बने होते हैं। और आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि जब थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था तो उन्होंने फिलामेंट के रूप में कार्बन का इस्तेमाल किया था, यानी दुनिया का पहला बल्ब कार्बन का बना था। और आपको बता दें कि आधुनिक बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन के बनाए जाने का 4 मुख्य कारण है। नंबर 1, सबसे प्रमुख कारण यह है कि टंगस्टन के मेल्टिंग पॉइंट का ज़्यादा उच्च होना। जब फिलामेंट के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वह बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है, और यह ऊष्मा जरूरी होती है ताकि फिलामेंट गर्म होकर उजाला दे सके। और टंगस्टन का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस। अगर आप किसी दूसरी धातु का उपयोग करेंगे तो कम गलनांक होने के कारण वह पिघल जाएगा। नंबर 2, टंगस्टन बहुत ज़्यादा ताप पर भी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइज नहीं होता। नंबर 3, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है, जिस वजह से इसको खींचा जा सकता है और यह टूटता भी नहीं है। नंबर 4, टंगस्टन की प्रतिरोधकता का मान 4.2 × 10⁻⁸ ओम मीटर है, जो एल्यूमिनियम से थोड़ा ही ज़्यादा है, इसलिए विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का भी अच्छा चालक है। फैक्ट नंबर 11, अल्बर्ट आइंस्टाइन जब जिंदा थे तो सभी के लिए पहले बने हुए थे कि उनको इतना कुछ कैसे पता है और वो इन सब खोजों को कैसे कर लेते हैं। वहीं उनकी मृत्यु के बाद उनके दिमाग को डॉक्टर्स ने इसलिए निकाल लिया था कि वो जानना चाहते थे कि आखिर एक अच्छे इंसान और समझदार इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, वो कहाँ से इतनी ऊर्जा को वहन करते थे और कैसे उससे अपने इन विचारों में पेश किया करते थे। शायद आप में से काफ़ी लोग कम जानते होंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु के बाद जब उनका दिमाग निकाला गया था तब उसके 200 टुकड़े किए गए थे और उनकी आंखें अभी तक संभाल कर रखी गई हैं। इसके अलावा आइंस्टीन की ये सभी चीज़ें पेरिस के मटन म्यूजियम में संभाल कर रखी गई हैं, जहां इसको देखा जा सकता है। आइंस्टीन को लेकर यह बताया जाता है कि उनका दिमाग जन्म से ही सामान्य सिर के मुकाबले कुछ बड़ा था। उस समय डॉक्टर्स और विज्ञान ने इतना विकास नहीं किया था कि इस बात का पता लगा सके कि आखिर ऐसा क्यों था। वैसे बताया यह भी जाता है कि आइंस्टीन को इस वजह से कोई दिक्कत नहीं थी। और आपको बता दें कि आइंस्टीन के मृत्यु के बाद पैथोलॉजी डॉक्टर थॉमस स्टोल्ज हार्वे ने आइंस्टीन के परिवार के मर्जी के बिना ही आइंस्टीन की खोपड़ी से दिमाग चुरा लिया था। इसके बाद जब ये बात सामने आई तो हॉस्पिटल वालों ने भी थॉमस से उनका दिमाग लौटाने के लिए आग्रह किया, लेकिन थॉमस ने इससे साफ इनकार कर दिया और लगभग 20 सालों तक उन्होंने आइंस्टीन के दिमाग को सबसे छुपा कर रखा था। 20 सालों बाद आइंस्टीन के बेटे हंस अल्बर्ट आइंस्टीन से अनुमति लेने के बाद दिमाग पर परीक्षण शुरू किया गया था। लेकिन बताया जाता है कि थॉमस में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो उनके दिमाग को अच्छे से पढ़ पाते, इसलिए उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को 200 टुकड़े कर दिए और उनको अलग अलग साथी डॉक्टरों को दे दिया। अध्ययन के बाद जो नतीजे आए वो काफ़ी चौंका देने वाले थे। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस को इस पागलपन के लिए अस्पताल से भी निकाल दिया गया था, लेकिन डॉक्टर थॉमस का प्रयास व्यर्थ नहीं गया। उनकी इस गुस्ताखी का एक शानदार नतीजा सामने निकल कर आया, और ये था कि आइंस्टीन के दिमाग में साधारण लोगों की तुलना में एक असाधारण कोशिका संरचना थी। और आपको बता दें कि यह संरचना आम इंसान के मुकाबले काफ़ी बड़ी थी। इसके साथ ही पेरिस के मटन म्यूजियम और फिलाडेल्फिया म्यूजियम दुनिया का एकमात्र ऐसा जगह है जहां आप अल्बर्ट आइंस्टीन के मस्तिष्क के उन 200 टुकड़ों को देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी फैमिली कौन सी है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस फैमिली का नाम चाना फैमिली है। और इस फैमिली में 10-20 नहीं बल्कि 181 लोग एक साथ रहते हैं, और ये परिवार मिजोरम के एजोल का रहने वाला है और इस फैमिली की मुखिया जियोना है। मिजोरम के रहने वाले इस चाना परिवार को दुनिया का सबसे बड़ा परिवार कहा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस परिवार में 181 सदस्य हैं जो 100 कमरों के एक घर में एक साथ रहते हैं। इस परिवार के मुखिया हैं जियोना चाना, जिनकी 39 पत्नियां, 94 बच्चे, 14 बहुएं और 33 पोते पोतियां और एक परपोता है। साथ ही इस घर के ग्राउंड फ्लोर पर बनी बैठक में उन्होंने अपनी कई शानदार तस्वीरें भी लगाई हुई हैं। और वे खाने की मेज पर इस क्रम में बैठते हैं कि सबसे युवा पत्नियों से शुरू करते हुए बुजुर्ग पत्नियां उनसे दूर दूसरे हिस्सों में बैठ पाती हैं। और आपको बता दें कि जियोना की सबसे युवा बीबी 33 साल की है, जिनसे उनकी शादी सन 2000 में हुई थी।
और आप ये भी जान लीजिए कि इस घर में रोजाना एक बारात का खाना बनता है। इस परिवार का एक दिन का खाना आम घरों के महीने भर का राशन के बराबर होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार उनके यहाँ एक दिन के खाने में ही करीब 40 किलो चावल, 40 मुर्गियाँ, 24 किलो दाल, 50 किलो सब्जियाँ इस्तेमाल हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि इंडिया में 1 रुपये की नोट की छपाई सबसे पहले कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट के अनुसार इस नोट की छपाई को पहली बार 1926 में बंद किया गया था, क्योंकि इसकी लागत अधिक होती थी। पर सवाल यह है कि जब पहली बार 1 रुपये की नोट को 1926 में बंद किया गया था, तो यह पहली बार कब छपी होगी? आपको बता दें कि इस नोट की सबसे खास बात यह है कि इसे अन्य भारतीय नोटों की तरह भारतीय रिजर्व बैंक जारी नहीं करता है, बल्कि स्वयं भारत सरकार इसकी छपाई करती है। इस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता, बल्कि देश के वित्त सचिव का होता है। और आपको बता दें कि इसकी शुरुआत का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। हुआ युग की दौर था पहले विश्व युद्ध का, और देश में हुकूमत थी अंग्रेजों की। उस दौरान 1 रुपये का सिक्का चला करता था, जो चांदी का बना हुआ करता था। लेकिन युद्ध के चलते सरकार चांदी का सिक्का ढालने में असमर्थ हो गई, और इस तरह से देश में 1917 में पहली बार 1 रुपये का नोट लोगों के सामने आया। और इस नोट में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज V की तस्वीर छपी हुई थी। और आप ये भी जान लीजिए कि भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी की तस्वीर को पहली बार 1987 में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन तब 500 रुपये के नोट पर सिर्फ इसे वाटरमार्क के तौर पर ही इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद RBI ने 1996 में नोटों में बदलाव का फैसला लिया और अशोक स्तंभ की जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के फोटो का इस्तेमाल किया। लेकिन नोट से अशोक स्तंभ को हटाया नहीं गया था, बल्कि इसे नोट के बाएं तरफ निचले हिस्से पर अंकित कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि YouTube पर पहली बार वीडियो कब अपलोड की गई थी और YouTube हमारे बीच कब आई थी? तो हम आपको बता दें कि YouTube की स्थापना 14 फरवरी 2005 को 3 पेपल कर्मचारियों द्वारा की गई थी, और YouTube को चार्ड हार्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम द्वारा 2005 में बनाया गया था। और आप ये भी जान लीजिए कि पहली बार YouTube पर वीडियो 23 अप्रैल 2005 को अपलोड किया गया था, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। फुल वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और यहाँ सैन डिएगो चिड़ियाघर में इसके संस्थापक का एक वीडियो है। और आपको बता दें कि US के अलावा सबसे अधिक YouTube व्यूवर्स सऊदी अरब के हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सऊदी अरब में टीवी, फेसबुक और ट्विटर पर प्रतिबंध है, लेकिन YouTube पर अप्रतिबंध है। फैक्ट नंबर 7, दुनिया के यहाँ 13 आविष्कार जैसे पेनिसिलिन, चॉकलेट, पोटैटो चिप्स और भी बहुत सारे, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सभी इन्वेंशन में एक बात समान है। क्या आप बता सकते हैं कि इनके बीच क्या समानता है? आप जानकर चौंक जाएंगे कि इन सभी 13 आविष्कारों में जो बात समान है वो है गलती। दरअसल यहाँ सभी आविष्कार गलती से हो गई थी। इन्हें ऐसा बनाने के लिए किसी ने कोई प्रोजेक्ट या कोई प्रयोग शुरू नहीं किया था। वैज्ञानिक कुछ और बनाना चाहते थे, और यहाँ चीज़ें बन गई जो आज हमारी और आपकी ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो इसी तरह गलती से बन गई, यानी इनका आविष्कार गलती से हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि गलती करना बेहद ज़रूरी है, और गलती हमेशा हार का कारण नहीं होती, कभी कभी आविष्कार का कारण भी बन जाती है। इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए, और प्रोजेक्ट फेल हो जाने पर डिप्रेशन में जाने के बजाय गलती से जो बन गया है उसे ध्यान से देखने की ज़रूरत है। क्या पता आपके हाथ से कोई आविष्कार हो जाए। फैक्ट नंबर 6 है एक ऐसा सवाल जिसको लोग अब मजाक में लेने लगे हैं, लेकिन यह सवाल न जाने कितने सालों से लोगों को परेशान करते आ रहा है। सवाल यह है कि पहले मुर्गी आई या अंडा? इस सवाल से आप और हम न जाने कितने सालों से जूझ रहे हैं, पर इसका जवाब कभी खोज नहीं पाए। लेकिन अब शेफील्ड और वारविक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब खोज लिया है, और इसका आंसर है कि सबसे पहले मुर्गी आई थी। वैज्ञानिकों ने इस सवाल को लेकर यह दावा किया है कि दुनिया में सबसे पहले मुर्गी आई थी। एक रिसर्च के मुताबिक वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर पहले मुर्गी का जन्म हुआ था। साथ ही वैज्ञानिकों का कहना है कि मुर्गी के जन्म के बाद ओवोक्लाइडिन 17 नामक प्रोटीन से अंडे का खोल का निर्माण हुआ, और इस प्रोटीन के बिना अंडे का बनना बहुत मुश्किल है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ओवोक्लाइडिन 17 या OC17 नामक प्रोटीन केवल मुर्गी के गर्भाशय में ही पाया जाता है, और इसके अलावा उसके शरीर के किसी भी भाग में इस प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। दरअसल मुर्गियों की ओवरी से प्रोटीन पैदा होता है, और उसी से अंडा बनता है। जब वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर रिएक्टर की मदद से अंडे के खोल की जांच की, तो उन्होंने पाया कि यह खोल उसी प्रोटीन से बना है जो केवल मुर्गी की ओवरी में ही पाया जाता है। अब इससे बड़ा सवाल यह है कि अगर धरती पर पहले मुर्गी आई तो कहां से और कैसे आई? इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। और आपको बता दें कि इस बात का जिक्र वैज्ञानिकों को किसी भी रिपोर्ट में नहीं किया गया है। साथ ही इस बारे में प्रोफेसर जॉन हार्डिंग का इस बारे में कहना है कि यह रासायनिक प्रक्रिया यानी केमिकल प्रोसेस काफ़ी चौंका देने वाला है। साथ ही अंडे के छिलके का मुर्गी के शरीर में तैयार होना एक रेयर प्रक्रिया है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर होता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। वायरस और बैक्टीरिया में डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन साइंथेसिस के जरूरी एंजाइम होते हैं। लेकिन दोनों में इन समानताओं के बावजूद कुछ अंतर भी होता है जो इन्हें एक दूसरे से काफ़ी अलग बनाता है। जैसे बैक्टीरिया एक सिंगल सेल यानी एक कोशिका वाले सजीव होते हैं,
उनके पास एक सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति और जीवित रहने के लिए जरूरी सभी कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। वहीं वायरस को जीवित नहीं माना जाता है क्योंकि उन्हें लंबे समय तक जीवित रहने के लिए एनर्जी और रिप्रोडक्शन के लिए एक होस्ट सेल की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बैक्टीरिया एक होस्ट सेल के बिना ही खुद को विकसित और खुद को पैदा कर सकते हैं, लेकिन वायरस होस्ट सेल के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं, इसलिए उन्हें होस्ट सेल की काफ़ी ज़रूरत होती है। साथ ही बैक्टीरिया में राइबोसोम होते हैं, लेकिन वायरस में राइबोसोम नहीं होते हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आपको बता दें कि ज़्यादातर बैक्टीरिया हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद माने जाते हैं। वहीं अभी तक की सामने आई जानकारी की माने तो 1% से कम भी बैक्टीरिया बीमारी का कारण बनते हैं। ज़्यादातर बीमारी का कारण वायरस ही बनते हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि बैक्टीरिया आकार में बड़े होते हैं, लगभग 1000 नैनोमीटर। वहीं अगर वायरस की बात की जाए तो सबसे छोटे बैक्टीरिया से भी 10 से 100 गुना छोटे होते हैं, लगभग 20 से 700 नैनोमीटर। फैक्ट नंबर 4, हमने अक्सर देखा है कि डॉक्टर के नाम के पहले DR और इंजीनियर के नाम के पहले ER लिखा होता है। और आप कई जगह देखे भी होंगे कि कई वीडियो एलिमेंट्स पर जब दो सिंगर के नाम लिखे होते हैं तो उनमें से दूसरे वाले के नाम के पहले FT लिखा होता है। पर आपने सोचा है कि FT का अर्थ क्या होता है और यह दूसरे वाले सिंगर के नाम के पहले ही क्यों लिखा जाता है? दरअसल कला के क्षेत्र में FT किसी डिग्री या पदनाम का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बल्कि इसका फुल फॉर्म फीचरिंग यानी प्रस्तुत करना होता है। बॉलीवुड फिल्मों में या स्टेज शो पर जब कोई कलाकार किसी दूसरे कलाकार को प्रस्तुत करता है तो दूसरे कलाकार के नाम के पहले शॉर्ट फॉर्म में FT लिख देते हैं ताकि समझ आ जाए। जहाँ तक म्यूजिक इंडस्ट्री की बात है तो जब दो सिंगर एक ही गाने को गाते हैं तब दूसरे सिंगर के नाम के पहले FT लिखा जाता है। पर यहाँ एक सवाल है कि दूसरा सिंगर किसे कहेंगे? तो इसका जवाब यह है कि कोई भी गाना दोनों गायकों द्वारा बराबर नहीं गाया जाता। अक्सर ऐसा होता है कि एक गायक मुख्य भूमिका में होता है जबकि दूसरा सिंगर गेस्ट सिंगर की भूमिका में होता है और गेस्ट सिंगर के नाम के पहले FT लिखा जाता है। फैक्ट नंबर 3, आपने अक्सर पेट्रोलियम पदार्थ को ले जाने वाली गाड़ियों को देखा होगा कि जिनके टैंकर हमेशा गोल ही होते हैं। पर सवाल यह है कि गैस या तेल को ले जाने वाली गाड़ियों के टैंक हमेशा गोल ही क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका जवाब यह है कि तेल या गैस का टैंकर इसलिए गोल बनाए जाते हैं क्योंकि जब भी किसी लिक्विड को स्टोर करने की बात आती है तो प्रेशर की वजह से लिक्विड खुद को स्टोर करने वाली बॉडी के कॉर्नर्स पर बहुत प्रेशर डालता है, जिसके चलते टैंकर की कॉर्नर पर क्रैक्स या लिक्विड लीक होने की संभावना बढ़ जाती है। और वहीं गोल टैंकर में कॉर्नर होते ही नहीं है, इसलिए टैंकर गोल ही बनाए जाते हैं ताकि कभी इस टैंकर का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो इस टैंकर से ऑयल बाहर न निकल पाए। और आपको बता दें कि गोल टैंकर में कोई ज्वाइंट नहीं दिया जाता है। फैक्ट नंबर 2, आजकल ज़्यादातर लोग ज़्यादा रैम वाले एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन लेना पसंद करते हैं। अब रैम को लेकर सबसे पहला सवाल यही होता है कि मोबाइल में रैम होना क्यों ज़रूरी होती है। तो आपको बता दें कि किसी भी फ़ोन को तेज़ी से चलाने के लिए रैम एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ़ोन में जितनी ज़्यादा रैम होती है तो वो फ़ोन उतनी ही तेज़ी से काम करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ समय पहले 512 MB रैम वाले फ़ोन आते थे जिनकी स्पीड भी ठीक ठाक होती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी में इतना बदलाव आ गया है कि अब फ़ोन में 6 GB रैम तक आने लगे हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं। लेकिन अब परेशानी है कि इतनी रैम होने के बाद भी कई एंड्रॉयड फ़ोन हैंग करने लगते हैं, लेकिन एप्पल के 2 GB रैम वाले फ़ोन में भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। जिन लोगों को टेक्निकल नॉलेज कम समझ आती है तो उनको भी इसका कारण समझ आ जाए, इसलिए एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास पानी की 2 मोटरें हैं जिनकी ताकत एक जैसी है। आपने एक मोटर में एक पाइप लगाकर उसे चालू कर दिया है और वहीं दूसरी मोटर में कुछ जुगाड़ लगाकर 10 पाइप को एक साथ जोड़कर एक साथ चालू कर दिया है। अब यहाँ एक सवाल ये आता है कि कौन सी मोटर के पाइप में पानी की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, जिसका उत्तर है कि जिस मोटर में एक पाइप ही लगा होगा उसमें पानी की स्पीड तेज़ होगी। ऐसा ही कुछ फ़ोन की रैम के साथ होता है। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में हर एप्लीकेशन डेटा ट्रांसफ़र के लिए खुद का एक कनेक्शन इस्तेमाल करती है, यानी एक समय में कई एप्लीकेशन एक साथ ही बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। इसके विपरीत एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा ट्रांसफ़र के लिए एक ही कनेक्शन का इस्तेमाल होता है। डेटा ट्रांसमिशन के समय एक के बाद एक तरीके से सारे ऐप्स बारी बारी से डेटा एक्सेस करते हैं। अब आप मोबाइल को मोटर और कनेक्शन को पाइप समझकर आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा मोबाइल ज़्यादा तेज़ चलेगा। और आपको बता दें कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में हर एप्लीकेशन अलग अलग रूप से रन होता है, इसलिए रैम भी ज़्यादा लेता है। और एप्पल फ़ोन्स के iOS में हर एप्लीकेशन एक सीक्वेंस या श्रृंखला में डेटा ट्रांसफ़र करती है, जिसे डेटा पाइपिंग कहते हैं। तो एक समय में केवल एक ही एप्लीकेशन रन होती है और उस समय बाकी एप्लीकेशन वेट मोड में होती हैं। इस कारण रैम भी बहुत ज़्यादा कम लगती है। बस यही कारण है कि एप्पल फ़ोन्स में कम रैम होने के बाद भी हैंग नहीं करते और एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में 6 GB रैम होने के बाद भी हैंग करने लगते हैं। फैक्ट नंबर 1 से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी इसे वीडियो लेकर आऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सकें। फैक्ट नंबर 1 पे है महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की एक तस्वीर की। और इस तस्वीर की खास बात यह है कि उनके हस्ताक्षर वाली उनकी इस तस्वीर को अमेरिका में $1,25,000 में नीलामी हुई है। और इसका कारण यह है कि उस फोटो में उन्होंने बेहद शरारत भरे तरीके से अपनी जीभ को बाहर निकाला हुआ है।
और आपको बता दें कि 14 मार्च 1951 को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में नोबेल पुरस्कार विजेता को 72वें जन्मदिन के मौके पर फोटोग्राफर आर्थर सैश ने यह फोटो खींची थी। दरअसल बात यह है कि फोटोग्राफर सैश ने आइंस्टीन की फ़ोटो लेते वक्त उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने के लिए कह रहे थे, लेकिन आइंस्टीन उस दिन कई बार अलग अलग फोटोग्राफरों के लिए ऐसा कर चुके थे, तो इसलिए अब की बार उन्होंने मुस्कुराने की बजाय जी बाहर निकालना ही बेहतर समझा। नीलामी कंपनी नीड डी सैंडर्स के अनुसार सैश की कंपनी शुरुआत में यह तस्वीर प्रकाशित करने को लेकर बहुत एक्साइटेड में थी, लेकिन जब तस्वीर छपी तो आइंस्टीन उसे देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने करीबी दोस्तों को देने के लिए उसकी कई कॉपियां बनवाई, जहां ज़्यादातर कॉपियों को क्रॉप कर दिया गया ताकि उसमें केवल आइंस्टीन ही दिखें। और आपको बता दें कि इस तस्वीर की ओरिजिनल वाली तस्वीर में उनके साथ वहां मौजूद प्रिंसटन के फ्रैंक आइडियोलट और आइडियोलट की पत्नी भी नजर आ रही हैं। आइंस्टीन तब प्रिंसटन क्लब में जन्मदिन मनाने के बाद दोनों के बीच में बैठे थे और तभी यह फोटो ली गई है। तो आपको आज के कौन से फैक्ट अच्छे लगे कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए।